औरत कितने जुल्म बर्दाश्त करे। पहला शौहर जिसने 2 साल निकाह में रखा और उसके बाद एक अजीब सा बहाना बनाया और तलाक दे दी। उसके बाद दूसरा शौहर जिसने 2.5 साल के बाद ये कह दिया कि इस बच्चे का डीएनए करवाओ। डॉक्टर शबाना बहुत परेशान थी और उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि वो सामने पड़े हुए पेपर के ऊपर साइन करे या ना करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है ये गुजरात के शहर से है। गुजरात में एक फैमिली रहती थी जिसमें उनकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने जा रही थी। तो इसी दौरान उस लड़की जिसका नाम शबाना था, जो आने वाले वक्त में डॉक्टर बनने वाली थी। शबाना के जो वालिद थे उनका एक दोस्त था और उनका बेटा जो था उसका नाम बशीर था। और शबाना के वालिद ने अपने दोस्त से बात की और बशीर के साथ शबाना का रिश्ता तय कर दिया। अब इनका रिश्ता हो चुका था, निकाह हो गया। निकाह के बाद शबाना कहती कि अक्सर मैं उससे कोई बात करती तो मेरे साथ बात करता, लेकिन जैसे ही मैं अपनी शादी और इस बारे में कोई बात करने जाती तो वो फ़ौरन बात को काट देता। अब तकरीबन इसी तरह से चल रहा था। मैं परेशान भी थी और मैं चाहती थी कि मेरा जो शौहर है वो मुझे अच्छी तरह से जानने वाला हो, ताकि हम जब शादी के बाद इकट्ठे हों रुखसती के बाद तो हमारी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत गुजरे। लेकिन बशीर जो था वो जैसे ही मैं कोई ऐसी बात करती तो फ़ौरन बात को काट देता और कहीं न कहीं और घुमा देता। एक दिन मैं घर में अकेली बैठी हुई थी तो घर वालों ने कहा कि चलो अब तुम्हारी पढ़ाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे घर वाले बशीर के घर गए और उनसे बात की तो उन्होंने रुखसती की डेट जो है वो दे दी और डेट फिक्स करने के बाद मेरे घर वाले वापस आए और उन्होंने सारी तैयारियां शुरू कर दी। कुछ दिन गुजरे, कार्ड छप गए, सारे मेहमानों को बता दिया गया कि फ़लाँ डेट को रुखसती है, बारात आएगी डॉक्टर शबाना की। तो हम लोग मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। तो मुझे बशीर की एक दिन कॉल आती है। कॉल के वक्त वो बड़ा परेशान था और मुझे कहता कि शबाना देखो, मुझे तुमसे एक बात करनी है और इस बात का तुमने राज रखना है, मेरे साथ वादा करो और कसम दो। कहती, मैंने उसे कहा ठीक है, आपकी बात का मैं राज रखूंगी। उसने कहा जी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने उससे पूछा कि वजह क्या है, तो जो उसने वजह बताई वो वजह ये थी, उसने कहा कि देखो मैं शौहर बनने के काबिल नहीं हूँ, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है मैं जिससे कहूँ कि मैं शादी कर सकता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ और इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शबाना जो है उसके बाद फ़ौरन फ़ोन बंद हुआ। शबाना उठी, अपने वालिदैन के पास आई, उनको आगे ये बात बताई। लेकिन वो जो दरमियान वाला पार्ट था, जो उसने बताया था कि मैं शौहर नहीं बन सकता, मतलब बाप नहीं बन सकता, कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है, ये पार्ट उसने छुपा लिया। अब उसके वालिदैन जो है अपने दोस्त के घर गए, वहाँ जाकर उन्होंने बात की। कोई 3-4 घंटे के बाद जब वो वापस लौटे हैं तो वो घर आए और आकर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा बशीर घर पे नहीं था और ये एक पेपर है जो वो दे गया है जिस पर तुम्हारा तलाकनामा है और वो घर से जा चुका है, उसके नंबर बंद है। हम सब दोस्तों से पूछ चुके हैं कि वजह क्या है, लेकिन उससे राब्ता ही नहीं हो रहा। शबाना कहती है कि मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं बहुत परेशान थी। ये एक ऐसा दाग मेरे माथे पर लग चुका है जो शादी से पहले ही मुझे नसीब हो गया है कि मेरी रुखसती भी नहीं हुई और मुझे तलाक याफ्ता कहा जाएगा। मैं कहती कि तकरीबन 6 महीने तक घर में खामोशी से रहती रही। मैं बड़ी परेशान थी, कमरे में ही रहना, सिर्फ खाना खाना, उसके बाद कमरे में चले जाना, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं। 6 महीने के बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने जो डॉक्टरी है उसके जो असाइनमेंट्स है उसको कंप्लीट करूँगी और मैं अपने शोबे से आगे बढ़ूँगी। तो डॉक्टर शबाना जो है उसने जो उसकी ट्रेनिंग है वो शुरू कर दी और ट्रेनिंग के बाद उसने प्रॉपर एक हॉस्पिटल में जॉब शुरू कर दी। अब जॉब चल रही है, तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं। तो शबाना की वालदा उसे कहती कि बेटा शादी कर लो, एक रिश्ता आया है। शबाना कहती कि मैंने उनसे बहुत मना किया कि मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। मेरी वालदा ने मुझे बहुत समझाया कि ये माशरा ऐसा है कि तुम्हें जीने नहीं देगा, तुम्हें शादी करनी होगी, तो लिहाजा तुम बात मानो। कहती उन्होंने मेरी एक सहेली को बीच में डाला और मैं उस सहेली की बात कभी टालती नहीं थी। वो मेरे पास आती और मुझे समझाती, घंटों मेरे साथ रहती और आखिरकार उसने मुझे माइल कर लिया। मैंने अपनी माँ से कहा ठीक है आप कोई देख लें रिश्ता। मेरी माँ ने कहा कि रिश्ता देखा हुआ है, लड़का जो है वो यूरोप में है और उसके वहाँ पर कुछ होटल हैं, एक इस्लामाबाद में घर है और एक गाँव में घर है। इस वक्त वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, तो चलो उनसे बात करते हैं। मेरे वालिदैन गए, वो वहाँ पर रह के आए। 5-6 लोग थे, उसकी बहनें, भाई और वो खुद भी आया हुआ था। तो देखने के बाद मेरे वालिदैन वापस आए तो उन्होंने मुझे आकर बताया, लड़के की तस्वीर दिखाई। लड़का दरमियानी से खूबसूरती का मालिक था, इतना हैंडसम भी नहीं था और इतना बुरा भी नहीं था। अब लड़के के मुताबिक उसके इटली में 3-4 होटल हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे वालिदैन उन्होंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो गांव का घर है वहाँ पर उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो हवेली बना रहे हैं। तो
शादी जो है वो इस्लामाबाद में ही करेंगे। अब निकाह की तारीख रखी गई, वो लोग आए हैं निकाह के लिए, निकाह हुआ, निकाह के बाद रुखसती हुई। तो मुझे जब वो लेके गए हैं तो जिस घर में हम लोग गए ना तो वहाँ पर कोई लाइटिंग थी, ना ही कोई खूबसूरती। और एक बात और बताता चलूँ कि शबाना कहती है कि जब उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ की तो मैंने अपने वालिदैन से पूछा कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे तलाक क्यों हुई थी। तो मेरे वालिदैन ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, हमें ये नहीं पूछना कि तलाक क्यों हुई थी, बस हमें तो लड़की अच्छी लगी है, वो इनका अपना मसला था। तो कहती मैं बहुत खुश हुई कि इतने अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। और जब वो रुश्ती के बाद उस घर में पहुंची है, घर में कोई लाइटिंग नहीं है, नॉर्मल सा माहौल है, कोई मेहमान नहीं है। और उसके बाद जब वो अपने कमरे में गई है तो कमरे के अंदर भी कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लगे कि ये दुल्हन का कमरा है। कहती मैं बैठी थी, मैंने कहा चल कोई बात नहीं। कहती उसके थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर जो है वो कमरे में आया, और शौहर ने कमरे में आने के बाद मुझसे एक दो सवाल किए और बैठ गया। उसके बाद उसने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पहली तलाक क्यों हुई थी। कहती मैंने कहा कि देखें अगर इस मामले पर 2 दिन के बाद बात करें तो बेहतर नहीं है। तो वो कहने लगा नहीं मुझे आज ही बात करनी है। वो क्या मसला था कि तुम्हारी 2 साल शादी रही है, निकाह रहा, उसके बाद तुम्हें तलाक दे दी उसने, कोई ना कोई बात होगी। कहती उसने बातों बातों में आज आकर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और उसने कहा कि तुम ज़रूर उससे मिली होगी और उसने तुम्हें तलाक दे दी होगी। शबाना कहती कि मैं अपने उस साबका शौहर का राज जो था वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने उसके साथ वादा किया था। और मुझे कई बार उसके ऊपर तरस भी आता था, कई बार गुस्सा आता था कि कैसा शख्स था जो शादी नहीं कर सकता, पहले निकाह क्यों किया, पहले ही कह देता। अब शबाना कहती है कि मैं अपने शौहर की बातें सुन रही हूँ, मेरे शौहर ने मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। जब मैंने उसे समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरे शौहर ने मेरे बालों से यहाँ से मुझे पकड़ा, ऐसे झंझोड़ कर बेड के ऊपर धक्का दिया और उसके बाद कुछ गंदी गंदी गालियाँ दी। शादी की पहली रात है और वो शख्स मुझे गालियाँ दे रहा है, और गालियाँ देने के बाद वो जाकर बाहर सो गया है। सुबह कहती है उसके घर वाले, उसकी वालदा उस तरफ आई हैं, आके देखती हैं उनका बेटा बाहर सोया हुआ, तो वो भी कमरे में आ गए और उन्होंने भी आके मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी कि हमारा बेटा बाहर क्यों सोया हुआ है? यकीनन तुमने कोई ऐसी वैसी बात की होगी, कोई बदतमीज़ी की होगी, तुम हो ही ऐसी, तुम्हें पहली तलाक इसी वजह से हुई है। कहती कि मुझे वो तलाक का लफ्ज़ जो है वो बार-बार दोहराया जाने लगा। कुछ दिन गुज़रे तो उसके घर वाले जो थे वो गाँव चले गए, और गाँव जाने के बाद मैं उसके साथ अकेली वहाँ रहती थी। अब मैंने सोचा कि चलो कोई नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। जब मैं किचन की तरफ गई हूँ तो किचन में जाकर मैंने देखा कि थोड़ी-सी पत्ती पड़ी है, थोड़ी-सी चीनी पड़ी है, और कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस घर में 6-7 लोग रहते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेहमान आए थे और वो खाना भी बाहर से मंगवाते थे और खाते थे और उसके बाद वो चले गए हैं। अब मैंने अपने शौहर से कहा कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो जो गुज़ारा करना है इसी में करना है। तुमने कौन-सा हमेशा यहाँ रहना है, तो हाँ, तुमने अपने अब्बू के घर चली जाना है, मैंने इटली चले जाना है। अब वो ऐसी बातों पे उतर आया था जिससे उसकी बदतमीज़ी साफ ज़ाहिर होती थी। कहती मैं खामोश हो गई और मैंने उससे बड़े नरम लहजे में पूछा कि मैंने अपने वालिद के पास क्यों जाना है? तो उसने कहा यहाँ तुम अकेली रह के क्या करोगी? गाँव में तो हवेली बन रही है, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो तुम वहाँ रह नहीं पाओगी, बड़ा मसला होगा। तो कहती मैं खामोश हो गई। उसने थोड़ी-सी बात ही ऐसी लॉजिक के साथ की थी। अब चंद दिन गुज़रे तो शौहर मेरे जो हैं वो बाहर थे, दरवाज़े पर बेल हुई है, मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो आगे से एक नौजवान खड़ा था। उसने कहा जी मैं हाशमी साहब का मैनेजर हूँ और आप लोगों ने इस कोठी का जो है रेंट है वो नहीं दिया। मैंने कहा जी आप हाशमी साहब के मुलाज़िम हैं, ये कोठी तो मेरे शौहर की है। उन्होंने कहा नहीं, ये आपने किराए पर ली हुई है। तो कहती मैंने कहा कि मैं जैसे ही वो आते हैं उनको बता दूँगी, वो आपसे राब्ता कर लेंगे या फिर आप उन्हें फ़ोन कर लें। तो उन्होंने कहा जी वो पिछले 4 दिन से फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे। तो वो चले गए। उसके बाद मेरे शौहर शाम को आए तो मैंने उनसे कहा कि ये कोठी किसकी है? उन्होंने कहा ये हमारी है। तो मैंने कहती उनसे कहा कि फिर हो सकता है वो हाशमी साहब का जो मैनेजर है वो गलती से हमारे घर आ गया था, वो किराया माँग रहा था, अगर जानने वाला तो उसे बताएँ कि कोठी तो आपकी है। तो कहती कि वो मेरे ऊपर उल्टा गुस्सा होने लगे कि तुम मेरे ऊपर तंज़ कर रही हो, तुम मेरी मज़ाक उड़ा रही हो, अगर तुम्हें एक बात पता चल ही गई है। कहती मैंने कहा एक बात क्या, पहली रात तुमने मेरे साथ एक फड्डा रखा, अब ये कोठी भी किराए की है और तुम अजीबो-गरीब बातें करते हो। कुछ दिन गुज़रे, उसके बाद वो शख्स जो है वो तैयारी करता है बाहर जाने की, सूटकेस वगैरह तैयार होते हैं। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब वलीमे के बाद मकलावा लेने गए थे, तो उस वक़्त भी वो शख्स जो है वो इसके साथ नहीं गया था, बाद में गया था और बाहर गाड़ी में बैठा रहा। वहीं से कहती कि मुझे गाड़ी में बिठा के वापस ले आए थे। तो इस तरह का ये शख्स था। अब तैयारी हो गई है, तैयारी के बाद इसने कहा मैं आपको आपके अब्बू के घर उतार दूँगा, वहाँ से आप अपने उधर रहना, मैं जाऊँगा आपके लिए डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करूँगा, आपका वीज़ा लगेगा तो आपको इटली बुला लूँगा। मैं बड़ी खुश थी कि चलो मैं इटली जाऊँगी, वहाँ पर हम इकट्ठे रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अब उसकी बदतमीज़ियाँ मैंने अपने घरवालों से छुपा के रखी, किसी को नहीं बताया कि ये कैसा इंसान है, और मैं अपने अब्बू के घर जाकर रहने लगी।
और इसी दौरान मेरे ससुराल से मुझे किसी की कोई कॉल नहीं आती थी, अगर कॉल करूं तो मैं ही करूं, और वो लोग बिल्कुल खामोशी, कोई पूछना नहीं कैसे हो कैसे नहीं हो। 6-7 महीने गुजरे तो मेरे शौहर ने मुझे बताया कि तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट थे अप्लाई किए थे, तुम्हारा वीज़ा लग गया है, अब तुम वहाँ से टिकट का बंदोबस्त करो और आ जाओ। कहती मैंने टिकट का बंदोबस्त किया, और जब मैं जहाज़ में सवार हुई तो मुझे बड़े ख्याल आ रहे थे कि जिस दिन वो किराया देना था कोठी का, तो मेरी जितनी सलामियाँ थी वो सारे पैसे उठा के इसने कोठी के किराए में दे दिए थे। और आज जब मैं इसके पास जा रही हूँ तो इसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि मेरे लिए वहाँ से टिकट भेज सके। मेरे अब्बू मेरी टिकट करवा के दे रहे हैं। खैर कहती मैं करते कराते जब इटली पहुंची हूँ तो वहाँ पर कुछ इसके दोस्तों की फैमिलीज थी, वो आई हैं मुझे लेने के लिए, और मेरा अच्छा इस्तकबाल किया। जब इनके घर पहुंचे तो वहाँ पर एक छोटा सा घर था, एक कमरा, एक टीवी और एक छोटा सा किचन, एक छोटा सा ड्राइंग रूम। तो ये कहता कि मैंने खुद ही ये बड़ा घर नहीं रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही घर चलते हैं। तो कहती कि कुछ इसके फ्रेंड की जो दोस्तें थी उन्होंने अच्छा खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। एक उनकी जो बीवी थी वो बोली कि क्या आप वाकई डॉक्टर हैं या ऐसे ही हैं? कहती मैंने उन्हें बताया कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैंने डॉक्टर पढ़ाई मुकम्मल की हुई है। कहती वो मुझे कहती कि बड़ा खुशकिस्मत है ये कि खुद एक बावर्ची है, कुक है, और उसको एक डॉक्टर बीवी मिल गई है। वाह जी वाह! कहती वो जैसे ही वापस गई हैं तो मैंने अपने शौहर से पूछा तो उसने कहा कि तुमने ज़रूर उनको कुरेदा होगा। ये बात जब उसे की कि वो कह रही हैं कि तुम कुक हो, तुम्हारे कोई होटल नहीं है। तो कहता फिर क्या हुआ अगर होटल नहीं है तो? किसी के होटल में तो काम करता हूँ ना। अब इनकी बहस शुरू होने लग गई, और इसका शौहर जो है ये इसको अक्सर ही तलाक याफ्ता के नाम से मुखातब करता था कि तुम्हें तलाक हुई। इनका झगड़ा इसी बात पे रहता था। और इसी दौरान कोई 6-7 महीने गुजरे तो इसने अपने शौहर से कहा कि मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली वो ट्यूब ला दो ताकि मैं टेस्ट कर लूँ। तो उसने कहा कि तुम्हें डॉक्टर हो, तुम्हें खुद नहीं पता कि प्रेगनेंसी हो गई है? आखिर 3-4 दिन के बाद वो प्रेगनेंसी वाली ट्यूब लेके आया तो मैंने उसे बताया कि हम लोग उम्मीद से हैं, हम अल्लाह ताला हमें औलाद देगा, पॉजिटिव है। तो कहती मुझे कहता कि पहले जो स्टिक आई है इसके पैसे अपने बाप से मंगवा के दो। कहती मैंने इग्नोर कर दिया कि मैंने कहा खुशी का मौका है। तो शाम को जब ये घर आया तो मुझे कहता कि ऐसे करो कि यहाँ पे सारा जो सेटअप है उसको क्लोज करो और तुम पाकिस्तान जाओगी, तुमने डिलीवरी पाकिस्तान करनी है, यहाँ पर मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। कहती मैंने कहा अच्छा। तो मैंने वहाँ से जो भी था इसकी बातें, जो टेंशन लड़ाई शड़ाई चलती रहती थी वो सारी, मैं पाकिस्तान पहुंची हूँ। पहुंचने के बाद मुझे स्ट्रेस इसी चीज़ का रहता था कि मेरा शौहर मेरे साथ क्या कर रहा है। पहला शौहर जो कि मुझे तलाक दे गया एक ऐसी वजह बता के जो मैं किसी को बता भी नहीं सकती, और दूसरा शौहर जो है वो मुझे पहले शौहर के ताने देता रहता है। तो मैं परेशान थी और इसकी बातें और इसके घर वालों की बातें सुनती थी, तो मैं अपने घर वालों को बता भी नहीं पाती थी। अब मेरा शौहर जो है उसने जब इतनी टेंशन क्रिएट करी तो इसी में किसी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। जैसे ही मैंने इसको बताया कि मेरा मिसकैरेज हो गया है, तो इसने क्या किया कि वहाँ से मुझे ऑल फॉल बकना शुरू कर दिया कि तुमने कुछ ऐसा वैसा किया है, इसी वजह से तुम्हें तलाक भी ऐसी हुई थी, तुम अच्छी औरत नहीं हो, ये है वो है। कहती मैंने वो सारी बातें सुनी। अब ये वहाँ से टिकट करवा के पाकिस्तान आया तो यहाँ आकर इसने फिर वही मेरे वालिदैन के साथ मेरे साथ कोई बदतमीज़ी, कोई इस तरह के मसाइल। तकरीबन ये 3 महीने यहाँ पर रहा है और 3 महीने में इसने एक दिन भी कोई अच्छा काम नहीं किया। मेरे अब्बू की गाड़ी इस्तेमाल करता, मेरे अब्बू से इसने लाखों रुपए ले लिए कि मैं इटली जाके आपको दे दूँगा। मैं अपने वालिदैन को ये भी नहीं बता सकी कि इसके वहाँ पे कोई होटल नहीं है। वेला नखट्टू वहाँ पे किसी के पास मज़दूरी करता है। तो मेरे अब्बू देते रहे, वो इसी वजह से देते रहे कि मेरे और इसके मामला जो हैं वो ठीक रहें। अब जब ये वापस गया तो इसने कुछ और पैसे भी अब्बू से लिए, और वहाँ पर जैसे ही पहुँचा उससे 5-6 दिन बाद मैंने महसूस किया कि जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने स्टिक मंगवाई और मैंने चेक किया तो मैंने इसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसने मुझे कहा कि अब फिर इसको ज़ाया कर देना। मेरे सर ही भांडा फोड़ दिया, और इसने मुझे कभी कोई खर्चा नहीं दिया। डिलीवरी का टाइम आ गया, मेरे वालिदैन ने मेरी सारा सेटअप देखा, सी सेक्शन हुआ, उसमें जो भी अखराजात मेरे वालिदैन ने किए। इसके घर वाले कपड़े तक नहीं लेके आए, और अल्लाह ताला ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। मैंने जब इसे बताया कि अल्लाह ने हमें बेटी दी है तो इसने अजीब से अंदाज में कहा कि अगर बेटा होता तो उसका नाम खर्चा रखते, और ये बेटी है तो इसका नाम खर्ची रखते हैं। मैंने बेटी का नाम तबस्सुम रखा, और इसने आज तक अपनी बेटी को अपने नाम से, उसके नाम से नहीं पुकारा था। उसको खर्ची और मुझे तलाक याफ्ता कहता था। हमारी जो लड़ाई है, नोक झोंक है, वो ऐसी चलती रहती थी। एक दिन सुबह के टाइम पे मैं तैयारी कर रही थी हॉस्पिटल जाने की, और मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ तो इसका फ़ोन आ गया। इसने किसी बात पर फिर मुझे वही कहा कि तुम्हारे पहले शौहर ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी। मैंने इसको कहा कि देखो मुझे नहीं पता, उसने मुझे तलाक दे दी। ये कहता तुम मुझसे मिली होगी, तुम ये किया होगा, तुम वो किया होगा, हर हद से तजावज़ किया। मैंने इसका गुस्से से फ़ोन काट दिया। अब इसने
एक वॉइस मैसेज भेजा कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम जो मेरी बेटी है इसका डीएनए करवाओ ताकि मुझे पता चले कि ये मेरी है। ऐसा शौहर। और उसके बाद कहती कि मैं रात को सो गई हूँ रोते-रोते, सुबह जब उठी हूँ तो मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना था, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है उसकी कॉल आई कि मेरी अम्मी बीमार हैं, आप हॉस्पिटल आ जाएँ। तो मैंने छुट्टी ली हुई थी, लेकिन फिर भी मैं ना चाहते हुए हॉस्पिटल गई हूँ। जब मेरी फ्रेंड की वालदा को मैंने देखा है, देखने के बाद उसे मैंने बताया कि ये मसला है, ये टेस्ट करवाएँ। तो वो मुझे कहती कि जो बशीर है तुम्हें पता है उसने दूसरी शादी कर ली है और उसके यहाँ एक बेटा भी है। कहती मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने बड़ी हैरानगी से उसकी तरफ देखा, तो वो कहती तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तब मैंने उसे बताया कि बशीर ने इस तरह से मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि मैं बाप नहीं बन सकता, मैं शादी के काबिल ही नहीं हूँ। तो मेरी सहेली ने बताया कि बशीर के घर में पहले से ही फड्डा चल रहा था, वो चाहता था कि वो अपनी पसंद की जगह पे शादी करे, लेकिन उसके अब्बू के और आपके अब्बू के तल्लुकात अच्छे थे। तो इन्होंने जब फ़ैसला किया तो वो इनकार भी नहीं कर सका और आखिरकार उसने तुम्हें तलाक दे दी। अब कहती है कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैंने हैरानगी से उसको देखा और मैंने सोचा कि अपने शौहर को बताऊँगी कि मुझे इस वजह से तलाक हुई थी, ये मसला था। मेरे उस शौहर ने मेरे साथ ये ड्रामा किया था। मैंने आकर जब बताया कि ये मसला था, इस तरह से उसने मुझे तलाक दी थी, ये मामला था, तो इसने आगे से ज़ोरदार कहका लगाया और कहता कि तुम मुझे उल्लू बना रही हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तरफ से मेरा ज़हन साफ़ हो जाए और हमारे दरमियान मामला क्लियर हो जाए। अब तुमने हर हाल में इस बच्ची का डीएनए करवा के मुझे भेजना है। तुम्हारे करैक्टर ही ख़राब है। अब कहती मैं परेशान थी और उसके बाद उसने एक वॉइस मैसेज भेजा जो कि बहुत ही ख़राब था और मैंने जैसे ही वॉइस मैसेज सुना उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया और उसको फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मैंने उसको जो मैं बोल सकती थी, जो मेरे अंदर भरा हुआ था वो सब का सब सुना दिया। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से घर पहुँची हूँ तो मेरे वालिदैन बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि बेटा तुमने ये क्या कर दिया? मैंने अपने वालिदैन को बताया कि जो मेरे साथ हो रहा है वो आपको शायद समझ नहीं आ रहा। मेरे वालिदैन परेशान थे और वो मुझे समझा रहे थे कि बेटा एक तलाक तुम्हें पहले हो चुकी है, दूसरी भी होगी तो फिर तुमसे कौन शादी करेगा? एक बेटी भी है तुम्हारी। लेकिन मेरे वालिदैन को ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं एक बेटी की माँ हूँ और उसी बेटी मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं अपना पेट पाल सकती हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे मुसलसल समझाया और मेरे सामने रोना-धोना चलता रहा, तो मैंने उनसे कहा ठीक है आप कर लें उनसे बात। मेरे वालिदैन मेरे शौहर के जब गाँव गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि कोई कोठी नहीं बन रही। एक 2 कनाल की कच्ची-सी हवेली है जिसके अंदर जानवर भी बंधे हुए हैं, वहीं पे वो खुद रह रहे हैं, वहीं पे जानवर हैं, उनकी अजीब-सी लैंग्वेज है। तो उन्होंने ये बात मुझे बताई तो नहीं, लेकिन मुझे आके समझाने लगे। लेकिन उन लोगों ने मेरे वालिदैन से बात नहीं की। 3-4 चक्कर लगाए, उसके बाद वहाँ के कुछ वडेरे थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने इनको बात करने के लिए माइल किया और जब उनको माइल किया तो इन्होंने एक पर्चा सामने रख दिया कि ये पर्चा है, इस पे अगर आपकी बेटी साइन कर दे तो ठीक है, हम लोग इस रिश्ते को आगे बढ़ाएँगे, नहीं तो हमारी तरफ से छुट्टी है, मेरा बेटा आपको तलाक देगा। ये लड़के की माँ के अल्फाज थे। अब कहती कि मैं ये पेपर पढ़ रही हूँ और इस पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि मैं अब तक गलत रास्ते पे चल रही थी और अब मैं तौबा करती हूँ, मैं हल्फ़न कहती हूँ कि अब मैं सीधे रास्ते पे चलूँगी, सबकी इज़्ज़त करूँगी और मैं 1 महीने के अंदर-अंदर अपनी बेटी का डीएनए करवा के अपने शौहर को भेजूँगी। कहती मैं रोए जा रही थी और पेपर मेरे सामने था, मेरे वालिदैन मुंतज़िर थे कि मैं साइन करूँ। अब आप बताएँ उसे क्या करना चाहिए? मेरी राय तो यही है कि उसको उस पेपर पे कभी भी साइन नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला उसके लिए और कुछ अच्छा कर देगा। लेकिन यहाँ पर वो परेशान थी कि बशीर जिसने उससे निकाह किया और 2 साल अपने निकाह में रखने के बाद अचानक से तलाक दे दी। पहले उसका राज़ इसने सँभाल के रखा। फिर दूसरा शौहर जिसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने के लिए उसने अपने सभी जो मामला थे उनको दबा के रखा, अपने वालिदैन तक शो नहीं करवाया और उस शौहर ने भी उसके ऊपर शक किया। अब क्या करे वो? मेरी राय तो यही है कि उस पेपर पे कभी भी साइन नहीं करे, उसे कहे देनी है तलाक तो दो और जाओ।